नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद फन में। मैं निकेश टेंस की अगली सीरीज को लेकर के आपके सामने। आज हम बात करेंगे इंग्लिश में टेंस को कैसे पहचानें, इंग्लिश सेंटेंस को देख करके टेंस को कैसे पहचानें। पिछले आपने वीडियो में देखा था कि हिंदी सेंटेंस में हम कैसे पहचानें कि कौन सा टेंस है। आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश के सेंटेंसेस में हम टेंस को कैसे पहचानें कि कौन सा टेंस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आपको इस वीडियो को देख करके इंग्लिश सेंटेंस को देखने के बाद आप ये डिफाइन कर पाएंगे कि इसमें कौन सा टेंस यूज किया गया है। तो स्वागत है आपका इस वाली कड़ी में। आज हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस इन इंग्लिश सेंटेंसेस। हिंदी वाले तो हम लोगों ने समझ लिया और मुझे उम्मीद है कि आपने उसको देखा होगा और अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे, प्रैक्टिस भी किया होगा। इसी प्रकार से आज इस कड़ी को भी आगे बढ़ाते हैं। जब भी कोई सेंटेंस इंग्लिश में दिया होता है तो कुछ न कुछ ऐसे की पॉइंट उसमें जरूर मिले होते हैं जिससे हमें उसको पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है कि ये टेंस कौन सा है। जैसे जब इसको आप आगे स्टडी करेंगे, इसके बारे में आगे आप जानना सीखेंगे तो पाएंगे कि इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम बहुत मायने रखता है। ये जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स होते हैं ये किसी भी एक्शन के टाइम्स को डिफाइन करते हैं कि कौन सा एक्शन किस टाइम में हुआ, और टेंस बताता ही यही है कि एक्शन ऑफ टाइम को टेंस डिफाइन करता है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ इनको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें काइंड ऑफ टेंस नहीं मिलता है। जैसे मैं कहूं कि मैं एक आदमी था हूं, या कुछ और भी वर्ड्स। इसमें जो हम बुक्स में पढ़ते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थी, ता है, ती है, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, वहां पे पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन यहाँ पे कौन सा है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आपको सीधे सीधे वर्ड्स मिल जाए, चाहे वो आपका था मिल जाए, चाहे आपका हूं मिल जाए, ह मिल जाए, तो वही थया याद रखना है। तो अगर कंडीशन आपको काइंड पता नहीं चल रहा है तो आप सिंपल सी बात करेंगे कि वो क्या है, वो सिर्फ पास्ट हो सकता है या वो सिर्फ प्रेजेंट हो सकता है। अगर ये मिला तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका क्या है प्रेजेंट, और ये है तो मैं कहूंगा कि ये क्या है आपका पास्ट। इसको सामान्य पास्ट या सामान्य प्रेजेंट भी हम कह सकते हैं। जनरल टेंस के बारे में हम भी बात कर सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए ये तो रही बात, तो कैसे हम समझें कि कौन सा टेंस है। इसके लिए आपको देखना होता है कि अगर पास्ट का टेंस होगा, कौन सा मैंने कहा कि अगर आपको पास्ट का टेंस होगा तो पास्ट के टेंस में सिर्फ पास्ट के, जैसे गांधी जी महान नेता थे, लास्ट में क्या मिला आपको, सिर्फ और सिर्फ थ मिल रहा है, तो यहां हम कहेंगे कि ये पास्ट है। और सिर्फ पास्ट को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वॉज और वर, वॉज और वर्ब। ये एक्चुअली में वहां हेल्पिंग वर्ब की काम ना करके ये वहां पे मेन वर्ब का काम करते हैं। लेकिन अगर काइंड होगा तो हम कैसे पहचानेंगे, तो इसको बहुत आसान है पहचानना। आइए देखते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में कैसे पहचानेंगे। पास्ट इंडेफिनिट की सबसे बड़ी जो पहचान होती है, अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। कौन सा है आपका सेंटेंस, अफर्मेटिव है, अर्थात सकारात्मक है, जिसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव वर्ड्स या इंट्रोगेटिव वर्ड्स नहीं मिलता है, जिसमें किसी भी प्रकार का नकारात्मक जैसे नहीं, ना, कभी नहीं, या प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहां, किसको, किसने, कैसे, ये उसमें नहीं होने चाहिए। जो आप वाक्य पढ़ रहे हो उसमें ये शब्द नहीं होने चाहिए, तो वो कहलाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इसके लिए क्या होता है कि इसके सेंटेंस में आपको जो वर्ब होती है उसकी सेकेंड फॉर्म आपको दिखाई देती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म दिखाई देगी, सेकेंड फॉर्म आपको दिखाई देती है। लेकिन यहीं पे अगर इसके अलावा अफर्मेटिव के अलावा आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाए या आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाए, तो इसमें क्या पहचान मिलेगी, अब तो हमको यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। क्या मिलने वाली है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज नया हमको देखने को मिलता है, हेल्पिंग वर्ब। क्या देखने को मिलेगा हमें, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब इसकी जो होती है वो होती है
डिड, जो वास्तव में डू की सेकेंड फॉर्म होती है। किसकी सेकेंड फॉर्म होती है? डू की सेकेंड फॉर्म होती है। ये डू की सेकेंड फॉर्म होती है और डिड। डू की सेकेंड फॉर्म कौन सी होती है? डिड होती है। तो हमको पता है कि हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो जहां पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस दिए होते हैं, अगर अफर्मेटिव हुआ तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव हुआ तो हमें वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म, लेकिन क्या मिलेगा? डिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें? डिड जरूर कहीं ना कहीं उस सेंटेंस में लिखा हुआ मिल जाएगा। हमें ये भी ध्यान रखना है कि डिड किसकी सेकंड फॉर्म है? डू की। तो डू देख करके आपको ये डिफाइन नहीं करना है कि ये पास्ट है, जब तक कि डिड दिखाई न दे दे आपको। तो आई होप आपने पास्ट को समझने की कोशिश की होगी और आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखना चाहूंगा। आई वेंट टू मार्केट। आई वेंट टू मार्केट। अब इसमें देखिए, ये जो है आपके गो का सेकंड फॉर्म है। किसका सेकंड फॉर्म है? गो का सेकंड फॉर्म। अब इसको मैं अगर नेगेटिव बनाऊं, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। अब हमें यहां पे देखने को मिला है, यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इससे पहले हमें दिख गया नेगेटिव वर्ड्स। क्या लिखा हमें? नेगेटिव वर्ड्स। अब इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस है? ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस आया तो मैंने कहा था कुछ ना कुछ स्पेशल यहां मिलता है। तो वो क्या मिला है? वो मिला है हमें डिड। क्या मिला है? डिड। इसी प्रकार से अगर कोई भी सेंटेंस आता है और डिड आपको दिखाई देता है तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है या सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। इसी तरह से अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इसमें इंट्रोगेटिव भी दो टाइप से बनते हैं। जब हम आपको सेंटेंस पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे, तो उसमें भी इंट्रोगेटिव दो। एक इंट्रोगेटिव स्टार्ट हो जाता है हेल्पिंग वर्ब से। तो मैंने कहा डिड आई गो मार्केट। डिड आई गो मार्केट। अब यहां पे भी देखो क्या मिला हमें? डिड। इसका सेकंड टाइम है, जैसे व्हाई डिड आई गो टू मार्केट। व्हाई डिड आई गो टू मार्केट। अब यहां देखते हैं, ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और यही हेल्पिंग वर्ब बताता है। हेल्पिंग वर्ब का ही मतलब वो है कि ऐसे वर्ब जो आपको टेंस पहचानने में या एक्शन ऑफ टाइम पहचानने में आपकी मदद करते हैं, उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हम ध्यान दें तो यहाँ पे भी हमें डिड मिला, जो कैसा है? नेगेटिव है। हम ध्यान दें तो यहाँ पे भी डिड मिला, जो कैसा है? इंट्रोगेटिव है। यहाँ पे ध्यान दें तो हमको यहाँ पे भी डिड मिला, जो कैसा है? सेकेंड टाइप्स का इंट्रोगेटिव है। इसी प्रकार से आप और भी एग्जांपल्स को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस की। तो जैसे हमने बात की कि पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट में हमें क्या मिलती है? पास्ट सिंपल पास्ट की पहचान कैसे बता दीजिए हमें? हाँ, कुछ बच्चे देखिए प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे मैं जैसे जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे क्या होता है कि बोलने की आदत हो गई है पास्ट सिंपल, जबकि ऐसा नहीं होता है, ये सिंपल पास्ट होता है। तो डोंट माइंड अगर ऐसा आपको फील होता है कोड, तो इसके लिए अप्लाइज, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज। और आप बच्चे भी बहुत ही शरारती होते हैं, टीचर्स की छोटी सी कमियों को पकड़ लेते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात। आइए देखते हैं, आज हम बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस की। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है कि जैसे हमने हिंदी में बताया था कि रहा नहीं रहे मिलता है, किसी का भी कंटीन्यूअस हो उसमें रहा नहीं रहे मिल जाता है, या ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं जिनसे कार्य का होना पाया जाता है, कार्य का चलना पाया जाता है। तो इसमें क्या है? इसमें जैसे मैंने पहले ही लिखा था वाज एंड वर, तो ये जो है ये आपके पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब तब काम करती है या हेल्पिंग वर्ब तब मानी जाती है जब मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दी जाए। जब मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ ली जाए तो इसकी पहचान पूरे सेंटेंस में, चाहे वो अफर्मेटिव हो
नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, कैसा भी सेंटेंस हो, कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में आपको was और वर देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है? was और वर देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही साथ याद रखिए, रिमेंबर इट, क्या देखने को मिलेगा? आपको जो भी मेन वर्ब दिया होगा, जो भी आपका मेन वर्ब दिया होगा, उसमें ing जोड़ देता है। उसमें क्या जोड़ देता है? ing जोड़ देता है। मैं आपको एक चीज और भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिला दूं, बस थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा हम आगे भी करेंगे। कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिसमें कंटिन्यूअस के होने के बावजूद भी ing का यूज नहीं किया जाता है। वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे इसको देखते हैं। तो हमने कहा कि was और वर, ये किसकी पहचान है? ये पहचान है आपके पास्ट कंटिन्यूअस की। किसकी पहचान है? पास्ट कंटिन्यूअस की ये पहचान है। क्या? was एंड वर। और इसमें क्या मिल जाएगा हमें? मेन वर्ब के साथ ing देखने को मिलता है। और हिंदी वाक्य में आपको देखने को मिलता है रहा, रही, रहे, ये सब वर्ड तो आपको मिलता ही है। और पास्ट के लिए था, थी, थे। तो एक मैं इंग्लिश का सेंटेंस लिखूंगा, इसमें हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप पहचानेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और पहचानेंगे, उसके बाद आगे का आंसर आप देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आप भी मेरे साथ चाहे तो लिख सकते हैं। फिलहाल तो मैं यही चाहूंगा कि, और मैं हमेशा अपनी क्लास में यही हमको रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले समझें, पहले सीखें, उसके बाद लिखने का काम तो आप कभी भी आराम से कर सकते हो। तो जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को तो इजीली आप कभी भी पॉज कर लीजिए, कभी भी स्टॉप कर लीजिए और आराम से लिख सकते हैं। तो पहला पूरा अटेंशन होना चाहिए आपको इस चीज को समझने के लिए। तो देखिए, जैसे आई वॉज, पुराना सेंटेंस को कर लेते हैं, गोइंग, I was going to market. I was going to market. I was going to market. मैं बाजार जा रहा था। I was going to market, मैं बाजार जा रहा था। अब इसमें मैं बाजार जा रहा था तो था, अब पहचानते हैं, हमने अभी भी बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या मिलता है हमें? या तो was मिलेगा या तो वर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिला हमें? was। हमने कहा था कि जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब में क्या दिखाई देती है? ing। तो क्या यहाँ पे कहीं ing है? जरा एक बार अपनी नजर घुमाइए तो, जी हाँ, गो के अंदर हमने क्या जोड़ रखा हुआ है? ing। किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ, याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये नहीं कि आप पहले ही देख लें कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ing के साथ, कोई वर्ड्स ing के साथ स्टार्ट हो रहा है तो आपको कंटिन्यूअस है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये इंग्लिश ग्रामर है, इसमें कई सारे रूल रेगुलेशंस हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे करके एक एक को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा पूरा उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। लेकिन याद रखिए, बिना सेल्फ स्टडी का कुछ नहीं होता है। हम आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट ही बता पाएंगे, बहुत सारे ऐसे फैक्ट होंगे जो नहीं बता पाएंगे, जो आगे आने वाली वीडियो में एक एक करके बताएंगे। फिलहाल तो हम पहले टारगेट बनाए हुए कि आप टेंस पहचानो, क्योंकि टेंस अगर आपको एक बार पहचान में आ गई तो आप आगे के सेंटेंस को जब भी पढ़ोगे उसको अपने तरीके से उसको तोड़ करके समझ सकते हो, किसी की कही हुई बात को लिख सकते हो। जैसे कुछ स्कूली बच्चे जो हैं जिनको क्वेश्चन आंसर लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो लर्न करते हैं, कभी भी मत लर्न करिए। आप जिस चैप्टर को पढ़ते हैं उसकी पूरी समरी, उसकी पूरी स्टोरी याद कर लीजिए। अगर आपको टेंस आता है तो आप उसको छोटे छोटे वाक्यों में तोड़ते जाइए और लिखते जाइए, आपका आंसर गलत नहीं होगा। हम क्या करते हैं, रटते हैं और एग्जाम टाइम पे एक वर्ड छोटा कि पूरा आंसर हमारा गलत होता है। तो बच्चों ध्यान से, सबसे पहला काम है आपको टेंस को सीखना है। एक बार टेंस सीख लेंगे तो कुछ भी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, was मिला और वर्ब के साथ ing मिला। एक चीज मैं यहाँ जरूर कंफर्म करूँ, जैसे हमने बोला वो, जब भी हम टेंस में वर्ब की बात करते हैं तो मेरे बच्चों ये वास्तव में हम मेन वर्ब की ही बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ब की ही बात कर रहे हैं। इसलिए आप लोग, मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्ब अलग से और मेन वर्ब अलग से, नहीं। इसमें दो, एक तो आपकी हो जाती है हेल्पिंग और एक होती है मेन वर्ब। तो जब भी मैं बात कर रहा हूँ वर्ब की तो आप ध्यान रखिए कि मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ, न कि हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ टेंस को पहचानने में काम करता है और उसके साथ एडिशनल आपको क्या मिला? मेन वर्ब के साथ ing हमेशा और हमेशा
कंटिन्यूअस की तरफ आपको ले जाता है, हमेशा हमेशा कंटिन्यूअस की तरफ ले जाता है, चाहे वो आपका प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो। तो चलिए ये चीजें समझ में आ गई आपको। इसको हम इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं इसी सेंटेंस में, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और देखते हैं। जैसे मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं कहूंगा आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। इसको इंट्रोगेटिव बना लीजिए, जैसे was I not going to market? Was I not going to market? तो कोई भी सेंटेंस हम लिखेंगे अगर पास्ट कंटिन्यूअस का है तो हम देखेंगे ध्यान से, तो मेन वर्ब में क्या लिख रहा है, ing। इसलिए मैं बार बार आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार मेरे आपसे यह निवेदन है कि प्लीज आप वर्ब्स को जरूर उसके फॉर्म्स को पढ़ें, देखें, समझें। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें ईडी जुड़ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें ईडी नहीं जुड़ते हैं, उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है, मीनिंग मैंने बोला, उनके स्पेल चेंज हो जाते हैं, कभी कभी सेम ही रहते हैं। तो आप एक बार देखें, याद करें, समझें, उसको प्रैक्टिस में लाएं, प्रैक्टिस में लाएंगे याद हो जाएगा, करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या इसमें सीखा, हमने सीखा कि अगर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब was and were, और दूसरा मेन वर्ब में हमको क्या देखने को मिलेगा, ing। ठीक है, उम्मीद है कि आपने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस को समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। किसकी बात करेंगे हम, अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट की जब बात करते हैं तो इसमें हमने क्या बताया था आपको हिंदी में कि कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। इसमें हमने क्या बताया था आपको कि कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। इसमें यह पता चल जाता है कि जो कार्य है हमारा वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हम जो बात बात में आपको बोले ना हो चुका है, क्या ये पहचान थी हिंदी में? जी हाँ, यही तो थी हिंदी में पहचान, चुका या लिया, चुका या लिया, या ऐसे शब्द जिससे कार्य का कंप्लीट पूरा होना पाया जाए। वाह, आपको तो सब याद है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये भी याद हो जाएगा। तो जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें, किसकी बात करें, हेल्पिंग वर्ब की, तो इसके हेल्पिंग वर्ब में आपको सिंपल से एक चीज मिलता है, ओनली एंड ओनली हैड। क्या मिलता है आपको, हैड मिलता है, ये मिलता है। इसमें आपको ये टेंशन नहीं है ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, अरे यार छोड़ो, अभी मैं बताऊंगा एक चुटकी में, मेरा गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि बस आप एक सेकंड में समझ जाओगे कि कहां पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है और कौन सी प्लूरल है। तो पहले तो इस पे बात करते हैं, प्रॉमिस मैं जरूर बताऊंगा, डोंट वरी। तो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स क्या मिलेगी इसकी, है, और जो मेन वर्ब मिलेगी, तो मेन वर्ब का हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म। जैसे जब आप पैसिव पढ़ोगे तो उसमें भी पाओगे कि मेन वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म, लेकिन वहां पे कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस है, डोंट वरी, सब कुछ धीरे धीरे। तो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब में क्या मिलेगी हमें, यहां हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हमें है, और मेन वर्ब में क्या मिलेगा हमें, यस यस कहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। तो चलिए देखते हैं, इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा मैं बाजार जा चुका था, तो चलिए लिखता हूं, आई हैड गॉन, आई हैड गॉन टू मार्केट, हैड गॉन टू मार्केट, मैं बाजार जा चुका था। तो देखते हैं ये क्या है, हैड, किसकी पहचान, ओ यस, पास्ट परफेक्ट, गॉन मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में किसी का भी परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स परफेक्ट। वेरी नाइस, ये चीज समझ में। अब इसको नेगेटिव बना लीजिए, आई हैड नॉट गॉन टू
मार्केट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इन चीजों को भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि अगर हमारा अफर्मेटिव है तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर हमारा नेगेटिव है तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंट्रोगेटिव है तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो हमने समझ लिया पास्ट इंडेफिनिट जिसकी हेल्पिंग वर्ब डिड थी, कब लगाते थे भूलना नहीं है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव रहा तो ओ यस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटीन्यूअस, जी हाँ, मेन वर्ब में आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, वेरी नाइस। परफेक्ट, परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलने नहीं दूंगा, जब तक बैठे हो सीखना तो पड़ेगा सर, सिखा के ही मानूंगा, बस देखते रहो। आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, सर इसमें दो चीजें हैं, एक तो पास्ट और एक परफेक्ट और एक कंटीन्यूअस, यानी दोनों एक साथ कहीं ना कहीं मिलने चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब, क्या आपको पता है इसकी हेल्पिंग वर्ब? जी हाँ, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, आप लोग सब कुछ पढ़े हुए हो, बस याद नहीं रखते हो क्योंकि हम यूज नहीं करते, यूज करेंगे याद रहेगा। तो चलिए देखते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, क्योंकि पास्ट है तो क्या चाहिए हमें, अरे बोलिए ना, जी हाँ, ठीक है, परफेक्ट के लिए है, और इसके साथ एक एडिशनल और भी आ जाएगा, वो आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा, बी। मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या मिला हमें, है, और इसके साथ एक स्पेशल बी। क्यों ऐसा हुआ, क्या बी हेल्पिंग वर्ब? नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब तो है ही, तो हमने ये बी क्यों लिखा जनाब, ये बी का थर्ड फॉर्म है, और आपने अभी अभी कहा था कि जब हम पास्ट परफेक्ट में होते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे तो दो दो आने वाले हैं, तो एक के लिए यानी परफेक्ट के लिए आपने वर्ब की एक थर्ड फॉर्म बना रखी है, यानी बी। और दूसरा आपके पास क्या है, कंटीन्यूअस। जी हाँ, कंटीन्यूअस के मेन वर्ब में क्या करते थे हम, अरे बोलिए ना, यस, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते थे। तो इसके मेन वर्ब में क्या मिलने वाला है आपको, आईएनजी, आईएनजी। लेकिन इसमें एक चीज और भी स्पेशल है, जैसे मैंने हिंदी में बताया था कि इसमें कुछ काम का पूरा हो जाना और काम का चलना दोनों साथ में पाया जाता है, तो क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, जी हाँ। उसी टाइम के लिए यहाँ पे दो वर्ड्स मिलेंगे, एक आपको मिलता है फॉर और एक आपको मिलता है सिंस। एक आपको मिलता है फॉर और एक मिलता है आपको सिंस। फॉर किसके लिए, अनिश्चित समय के लिए, किसके लिए, अनिश्चित समय के लिए। हम कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए, मेरे साथ बोलिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और सिंस किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी फिक्स समय के लिए हमें क्या मिलता है, सिंस। बस आप इसको पढ़ते रहिए, जब ट्रांसलेशन शुरू करेंगे तो एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियरली हम बता देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पास्ट के चारों पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लिया। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब वो सिंगुलर है और कौन सी प्लूरल है। तो चलिए मैं उसको भी आपको बता देता हूँ, उसके बाद इसकी सबकी समरी लिख दूंगा मैं सामने आपके, आप उसको जल्दी जल्दी से नोट कर सकते हैं। याद रखिए, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, हमने किसकी बात की, हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब में कहीं पे भी आपको एस या ईएस किसी वाले में भी जुड़ा मिल जाए तो जिसमें जुड़ेगा वो सिंगुलर होगी, जिसमें नहीं जुड़ेगा वो प्लूरल होगी। और हाँ, वर्ब बाय डिफॉल्ट रूप से हम कह सकते हैं ऐसा कि प्लूरल होती है, वो पहले से ही प्लूरल होती है, उसमें एस या ईएस जोड़ करके हम उसको सिंगुलर बनाते हैं। जी हाँ, फिर से एक बार बोलिएगा, एस या ईएस जोड़ करके वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। जी, गड़बड़ी नहीं करनी है। जैसे देखिए, मैंने पहला लिखा डच, किसके साथ, सिंगुलर के साथ। मैंने लिखा इज, किसके साथ, सिंगुलर के साथ। मैंने लिखा वॉज, किसके साथ, सिंगुलर के साथ। मैंने लिखा हैज, किसके साथ, सिंगुलर के साथ। तो बाकी जो बच गए वो किसके साथ, प्लूरल के साथ। फ्यूचर का अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, उसमें आपको सिंपल सी बात है, जब हम फ्यूचर आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे उसको हम
बता देंगे कि किसके साथ कौन सा लगता है। मुझे उम्मीद है कि आपने आज पास्ट के सेंटेंस को पहचानना सीख लिया। ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए। अगली वाली वीडियो में आप प्रेजेंट को समझेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उसी वीडियो में आपको फ्यूचर भी समझाऊं। तब तक के लिए नमस्कार।